एवरीवन, दिस साइड मेघा। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर का। सो लेट्स बिगिन। हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि हेलमुट अपने फादर से के बारे में जानता है कि फादर को क्या एकदम से ब्लडी यूनिफॉर्म देखकर वो परेशान हो जाता है और वो 9 साल तक अपने घर पे खाना नहीं खाता। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। सबसे पहले आप बेटा ये जानना चाहिए आपको कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा है बेटा, वो रहा है 1914 टू 1918। नवंबर 1918 में वो ख़त्म हुआ था, ठीक है। सो जो जर्मनी है पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 अलोंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलाइज इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा वो दो साइड पर पीपल में था, एक थे एलाइज और दूसरी तरफ थे एलिड और सेंट्रल पावर, ठीक है। इसमें क्या था, सेंट्रल पावर वाले हार गए थे। जर्मनी जो है एक पावरफुल, शुरू से शक्तिशाली माना जाता, पावरफुल साम्राज्य माना गया जिसने युद्ध लड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक, ठीक है। अगेंस्ट द एलाइज, जो उसके मित्र राष्ट्र उसके भी अगेंस्ट लड़ा उसने, वो थे इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। ऑल ज्वाइन द वॉर एंथुसाइजली, सभी ने वॉर को कैसे ज्वाइन किया, बहुत से उत्साह से। क्या था कि हम जल्दी से जीत हासिल कर लेंगे। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वॉर वुड स्ट्रेच ऑन, इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज। अब यहाँ पर इनको यह लग रहा था कि युद्ध में इसीलिए पड़े थे ये लोग कि हम जल्दी से अपनी जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, किसी ना किसी को ये था कि हमें कहीं ना ही तो कोई गेन हम करेंगे ना। तो अब इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि युद्ध जो है वो इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को जितना भी इकोनॉमिकली दृष्टि से निचोड़ कर, मतलब हमारे जो सारे रिसोर्सेज हमसे छीन लिए जाएंगे। सो जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। अब फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी को शुरुआत में तो बहुत सारी जो मतलब सफलता मान लीजिए कि इन्हें मिली। लेकिन हाउएवर द अलाइज, जो उसके मित्र थे, ठीक है, वो क्या दिक्कत में, अब इसमें क्या हुआ कि जब इनके साथ यूएस की एंट्री हो गई तो वो स्ट्रेंथन हो गए, ताकतवर हो गए 1917 में और उन्होंने जर्मनी को हरा दिया। सेंट्रल पावर हार जाती है नवंबर 1918 में। द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर। अब क्या होता है, जैसे जर्मनी हारती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो वहाँ का राजा होता है जर्मनी का, उसको एब्डिकेट करना पड़ता है, मीन्स इस्तीफा देना पड़ता है। अब नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है किस चीज़ की, पार्लियामेंट की, पार्टीज टू रीकास्ट जर्मनी पॉलिटी। अब इट मीन्स क्या होगा कि इलेक्शंस का प्रोविज़न होगा, जर्मनी में डेमोक्रेसी आ सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट की नीड फील होने लगी। सो नेशनल असेंबली मेट एज वाइमर एंड एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक रिपब्लिक यानी वाइमर रिपब्लिक की शुरुआत हुई, जहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रक्चर किया जा रहा था। डिस्प्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड। डिस्प्यूटीज को क्या हुआ, डिप्यूटीज डिप्यूटीज को इलेक्ट किया गया, किसके लिए, जर्मन पार्लियामेंट के लिए। कहाँ पर, और राइस्टैग क्या पार्लियामेंट का नाम जर्मनी में लिया जाता है। ऑन बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स, कि सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, यूनिवर्सल वोट करने का मौका मिलेगा किनको, ऑल एडल्ट्स को, जिसमें वुमेन्स को भी इंक्लूड किया गया। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. जर्मनी की बहुत सारे लोगों को ये जो नया वाइमर रिपब्लिक था, गणराज्य था, वो पसंद नहीं आ रहा था। क्यों नहीं रास आ रहा था, इसका कारण ये था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हार थी, वो हार के बाद जर्मनी पर बहुत सारे जितने भी जो विनर्स रहे, जिन्होंने जीता युद्ध, उन्होंने बड़ी कठोर शर्तें इनके ऊपर रख दी थी, ठीक है। द पीस ट्रीटी एट वर्साइल्स विद द अलाइज वॉज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। बेटा अब ऐसी इसलिए बनाया जाता है ताकि कि कभी दोबारा ऐसा युद्ध का टाइम ना आए, ठीक है। तो इनको ऐसे इस तरह से इतनी कठोर शर्तें इनके लिए बनाई, किसने, जो इनके मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने जर्मनी के बीच में ऐसी ट्रीटी हुई जिसमें उन्हें अपमानजनक और कठोर थी। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जर्मनी ने अपनी बहुत सारी ओवरसीज कॉलोनीज़ को खो दिया। इसमें कौन कौन सी थी, 13% टेरिटरीज खो दी, उसके बाद 75% आयरन एरियाज खो दिए, 26% ऑफ इट्स कोयल रिसोर्सेज टू फ्रांस, पोलैंड एंड डेनमार्क एंड लिथुनिया, ये से ले गए।
द एलाइड पावर, जो उसके शत्रु थे, वो डिमिलिटाइज जर्मनी टू वीकन इज पावर। अब वो क्या चाहते थे कि जो इसके शत्रु जितने भी थे, वो युद्ध खत्म होने के बाद उसकी जो सारे मित्र राष्ट्र उसकी सेना भंग कर दी, और जितना भी यहाँ पर एक वॉर गिल्ड क्लोज लगा दिया गया था, द वॉर गिल्ड क्लोज, कि सारे युद्ध का कारण जो है वो जर्मनी है, उसको रिस्पॉन्सिबल माना गया। तो वॉर में जितनी भी डैमेजेस हुई हैं उन सब वो क्या करेगा, अकेला ये सफ़र करेगा। तो जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन, जर्मनी को मजबूर किया गया कि आपको कंपनसेशन देना होगा, इनको कंपनसेट करना होगा। कितना? 6 बिलियन। सो द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच, और उससे जितना भी रिसोर्स लैंड था, जिसको रिनलैंड कहा गया है यहाँ पर, वो भी इनसे छीन लिया गया। फॉर मच ऑफ द 1920 मैनी जर्मन्स हेल्ड न्यू वेमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिसग्रेस एट वर्साइल्स। ये जो ट्रीटी हुई थी ये वर्साइल्स में हुई थी, तो बहुत सारे जितने भी लोग थे उन्होंने, बहुत सारी जर्मनी ने ना केवल इस हार के लिए और बल्कि जो वर्साइल्स में हुए अपमान के लिए वाइमर रिपब्लिक को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया। So the effect of the war had a devastating impact on the entire continent both physically and financially. इस युद्ध ने पूरे यूरोप के महाद्वीप को इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक स्तर पर तहस नहस कर दिया था। डिवास्टिंग, तहस नहस कर देना। फ्रॉम अ कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न्ड इनटू वन ऑफ द डेबिटर्स। अब ये अगर हम देखें कि युद्ध से पहले जो यूरोप लोगों को कर्ज देने वाला महाद्वीप था, अब वो क्या होने लगा, युद्ध के बाद खुद कर्जदार बन गया। क्यों? क्योंकि उस पर वॉर गिल्ड क्लोज लगा दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वाइमर रिपब्लिक वॉज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। तो अब यहाँ पर विडंबना क्या थी कि पुराने जितना भी साम्राज्य पर किए गए जितने भी अपराध का सारा हर्जाना, सारा कंपनसेट वो किसको करना पड़ेगा, जर्मनी से ही वसूला जाएगा। So the Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by being forced to pay compensation. अब इनको एक तरह से क्या बना दिया, अपाहिज बना दिया कि इनको इतना सारा compensate भी करना है। So those who supported the Weimar Republic, many socialists, Catholic and Democrats become easy targets of attacks in the conservative nationalist circle. अब जितने भी इसको वाइमर रिपब्लिक को के हिमायती थे, उनके जो मतलब सपोर्टर थे, चाहे वो सोशलिस्ट हों, कैथलिस्ट हों, डेमोक्रेट्स हों, उनको बड़ी ही आसानी से जितने भी यहाँ पर इनके लगा लीजिए आप इसके रूढ़िवादी होते हैं ना, जैसे कंजर्वेटिव, ये इसकी आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जा रहा था। और इन्हें क्या कहा जा रहा था, नवंबर क्रिमिनल्स भी कहा जा रहा था, इनका मजाक उड़ाते थे। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस माइंडसेट जो दिमाग की ये चीज़ें बन जाती हैं, इससे क्या हुआ कि बहुत सारी राजनीतिक घटनाक्रम जितने भी होने थी, जो डेवलपमेंट्स होनी थी, उन पर बहुत बुरा असर देखा गया। कब? अर्ली 1930s में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। अब जो पहला यहाँ पर विश्व महायुद्ध रहा है, उसने क्या किया, सभी मतलब यूरोप की इस पर सोसाइटी पर बहुत गहरी अपनी छाप छोड़ी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। ये इस युद्ध के बाद आम नागरिक की अपेक्षा सिपाहियों को बहुत सम्मान दिया गया। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन। अब इस टाइम पर जितने भी प्रचारक थे, राजनेता थे, वो उनका क्या प्रचार करते थे कि जो पुरुष है, वो जो मेल मेंबर है, उसको शक्तिशाली होना चाहिए, आक्रामक होना चाहिए, मसल्स वाला होना चाहिए। ठीक है। द मीडिया ग्लोरीफाइड टेंच लाइफ। अब ये जो मीडिया थी, मीडिया में ज़िंदगी की महिमा खंडन किया जा रहा था। कैसे? लेकिन सच्चाई क्या थी कि सिपाही इन खंडों से बड़ी दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते, कि जो लोग मतलब ऐसे रैट्स जो बॉडीज़ को भी खा जाते हैं, और जहरीली गैसों और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते थे, और अपने साथियों को पर पल मरते हुए देख रहे थे कि कैसे उनके साथ के उनके लोग मर रहे हैं। सार्वजनिक जीवन के अंदर अगर आम जीवन में हम बात करते हैं, जो आक्रामक फौजी प्रचार और ये राष्ट्रीय सम्मान प्रतिष्ठा, ये क्या थी, इसके सामने बाकी सारी चीज़ें
सेकेंडरी हो गई थी, क्योंकि हाल ही में सत्ता में आए जितने भी कंजर्वेटिव तानाशाह थे वो जन समर्थन उन्हें मिलने लगा था, लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। तो उस वक्त लोकतंत्र का एक नया और बड़ा ही नाजुक विचार था। सो डेमोक्रेसी वॉज इंडीडेड अ यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया। उस टाइम नाजुक दौर से गुजर रही थी जो विच वुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटर वॉर यूरोप। अब वो क्या थी, वो दोनों महायुद्धों के बीच में यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। अब यूरोप की कंडीशन जो थी वो नाजुक हो चुकी थी, वो स्थिर नहीं थी। आज के लिए इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।